हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी हब फॉर लर्निंग। आज हम लोग बिहार बोर्ड के एक्सरसाइज मैथ का एक्सरसाइज 3.1 देखेंगे। ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है 15 के गुणनखंड। 15 के गुणनखंड निकालना है, फैक्टर्स ऑफ 15। ठीक है, तो इसको हम लोग 15 को 15 को कैसे लिख सकते हैं। दूसरे तरह से सजा रहे हैं तो 1 गुने 15। ठीक है, या 15 को फिर लिख सकते हैं 3 गुने 5, या लिख सकते हैं 15 को 5 गुने 3। आगे भी हम लोग लिख सकते हैं 15 बराबर 15 गुने 1। लेकिन यही जो टर्म्स है, यही जो नंबर्स है, वही रिवर्स होकर रिपीट होंगे। देखो जैसे यहाँ रिपीट हो रहा है ना 3 और 5, और वहीं फिर यहाँ पर 5 और 3 रिपीट हो गया। तो इसीलिए आगे लिखना हम लोग छोड़ देंगे और यहीं से हम लोग 15 के फैक्टर्स, 15 के गुणनखंड लिख देंगे। देखो यहाँ पे गुणनखंड का मतलब होता है किन किन अंकों में वह पूरा पूरा विभाजित हो जाए। गुणनखंड के बारे में और मल्टीपल्स के बारे में, फैक्टर्स के बारे में और मल्टीपल्स के बारे में मैंने पिछले क्लास में पढ़ा रखा है। आप लोग जाके वहाँ से वीडियो देख सकते हो। बेसिक कंसेप्ट में मैंने बता रखा है। तो गुणनखंड में चेक करते हैं कि किन किन संख्याओं से यह संख्या पूरी तरह विभाजित हो जा रही है। यहाँ से हम लोग पाते हैं कि 15 के जो गुणनखंड है 1, 3, 5 और 15, इन्हीं संख्याओं से 15 पूरी पूरी विभाजित होगा। इसके अलावा और किसी भी संख्या से यह विभाजित नहीं होगा, इसीलिए 15 के गुणनखंड हो गए। आया समझ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है 64 के गुणनखंड निकालना है, फैक्टर्स ऑफ 64। तो 64 को हम लोग लिख सकते हैं 1 गुणे 64, या 64 को लिख सकते हैं 2 गुने 32, मतलब 2 से भी कट जाएगा, 32 से भी कट जाएगा। या लिख सकते हैं 4 गुने 16, या 64 को लिख सकते हैं 8 गुने 8। अब देखो यहाँ पर सेम संख्या रिपीट हो रहा है, तो यहीं पे रुक जाएंगे और यहाँ से हम लोग फैक्टर्स को ले लेंगे। इसलिए फैक्टर्स ऑफ 64 मतलब 64 के गुणनखंड क्या हो जाएगा, 1, 2, 4, 8, फिर 16, 32 और 64। ठीक है, ये हो गया 64 के गुणनखंड। अगला क्वेश्चन है तीसरा का पहला, 36 के सभी गुणनखंड लिखिए। तो 36 को हम लोग ऐसे सजा सकते हैं 1 गुने 36, या 36 को लिख सकते हैं 2 गुने 18, या लिख सकते हैं 3 गुने 12, या लिख सकते हैं 4 गुने 9, या लिख सकते हैं 6 गुने 6। अब यहाँ भी देखो एक ही अंक रिपीट हो रहा है, इसलिए इसके आगे नहीं लिखेंगे, यहीं से हम लोगों का सारा फैक्टर्स मिल जाएगा। 36 के सभी गुणनखंड क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 और 36। ठीक है, तो ये हो गया 36 के गुणनखंड। ऐसे ही हम लोग देखेंगे तीसरा का 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा का 2, 45 के गुणनखंड, फैक्टर्स ऑफ 45। यहाँ पर देखो 45 को हम लोग लिख सकते हैं 1 गुने 45, या 45 को लिख सकते हैं 3 गुने 15, या लिख सकते हैं 45 को 5 गुने 9, या लिख सकते हैं 45 को 15 गुने 3। यही रिपीट हो रहा है, वही संख्या फिर रिपीट हो रहा है ना, तो इसके बाद आगे नहीं जाएंगे। यहाँ पर 3 गुने 15 है, यहाँ पर 15 गुने 3 है, मतलब सेम संख्या रिपीट होने लगा। आगे जाओगे तो और रिपीट होगा, तो यहीं से हम लोग छोड़ देंगे। अब लिखेंगे 45 के गुणनखंड, 1, 3, 5, 9, 15 और 45। इन्हीं संख्याओं से ले लिए 45 के गुणनखंड, मतलब इन संख्याओं से 45 पूरी तरह से विभाजित होगा, पूरी पूरी कट जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं तीसरा का तीसरा, 78 के गुणनखंड, 78 फैक्टर्स ऑफ 78, 78 के गुणनखंड। तो यहाँ पर देखो 78 को हम लिख सकते हैं 1 गुने 78, या 78 को लिख सकते हैं 2 गुने 39, या लिख सकते हैं 3 गुने 26, या 78 को लिख सकते हैं 6 गुने 13। तो अब इसके आगे बढ़ोगे तो फिर 13 गुने 6 आएगा, तो यहीं से हम लोग छोड़ दिए, और इसलिए 78 के गुणनखंड हो जाएगा 1, 2, 3, 6, 13, 26, 39 और 78। ठीक है, आ रहा है समझ। अब चलते हैं तीसरा का चौथा, 125 के गुणनखंड। 125 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 गुने 125। दूसरा वे है लिखने का 5 गुने 25। तो यहीं से इसके बाद लिखेंगे तो लिखेंगे 25 गुने 5, यानी सेम संख्या रिपीट होगा, तो आगे जाने की जरूरत नहीं है। हम यहीं से ले लिए 125 के गुणनखंड, 1, 5, 25 और 125। ठीक है, तीसरा का पांचवा नेक्स्ट 144 के गुणनखंड।
144 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 गुने 144, या लिख सकते हैं 2 गुने 72, या लिख सकते हैं 3 गुने 48, या 144 को लिख सकते हैं 4 गुने 36, या लिख सकते हैं 6 गुने 24, या 144 को लिख सकते हैं 8 गुने 18, या लिख सकते हैं 9 गुने 16, या लिख सकते हैं 12 गुने 12। यहाँ पर संख्याएं रिपीट होने लगी तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, यहीं से हम लोग निकाल लेंगे गुणनखंड कौन कौन है। तो इसलिए 144 के गुणनखंड 1 2 3 4 6 8 9 12 16 18 24 36 48 72 एंड 144। इन्हीं संख्याओं में से हम लोग को गुणनखंड पता चल गया। ठीक है, आ रहा है समझ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है 14 के गुणज, 14 के गुणज निकालना है, मल्टीपल्स ऑफ 14। ठीक है, तो गुणज निकालने के लिए हम पहले ही वीडियो में बता चुके हैं कि क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, जैसे 14 का गुणा निकालना है तो 14 में 1 से गुणा करेंगे 14, 14 में 2 से गुणा करेंगे 28, 14 में 3 से गुणा करेंगे 42, 14 में 4 से गुणा करेंगे 56। इस प्रकार आप गुणा करते हुए जा सकते हो, जहां मर्जी वहां तक जा सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तो इसलिए 14 के गुणज क्या हो गया, 14 28 42 56 70 84 98 112 126, आगे भी जा सकते हो, डॉट 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 कर दिए। ठीक है, इस प्रकार 18 के गुणज निकालो, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 3। अगला क्वेश्चन है पांचवा, इसमें क्या करना, 18 के गुणज निकालना है। सेम क्वेश्चन है, 14 की जगह पर 18 कर दिया, यानी 18 का टेबल आपको लिख देना है। ठीक है, 18 18 दूनी 36, इसको मल्टीपल्स बोलते हैं। ठीक है, 18 3 54, 18 चौक 72, 18 5 90, 18 108, 18 7 126, 18 144, 18 9 162, 18 180। आप आगे भी जा सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, छठवां का पहला। इसमें देखो 4 के पहले 5 गुणज लिखना है। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 से गुणा के 12 आ गया, 4 से गुणा करें 16 आ गया, और 5 से गुणा करेंगे 20 आ गया। ये 4 के पहले 5 गुणज है। छठा बी में कह रहा है 12 के पहले 5 गुणज, तो 12 12 24 36 48 60। ऐसे ही 30 के पहले 5 गुणज निकालना है छठवा के 3 में, तब 30 30 दूनी 60, 30 3 90, 30 चौके 120, 30 पचे 150। ऐसे छठा के 4 में करना है 24 के पहले 5 गुणज, 24 48 72 96 120। ठीक है, मतलब 1 से गुणा किए, 2 से गुणा किए, 3 से गुणा किए, 4 से गुणा किए और 5 से गुणा करना। यहाँ आपको गुणा करके निकालना है, इसलिए इसको गुणज बोलते हैं। 50 की गुणज 50 में 1 से गुणा करोगे 50, 2 से गुणा करोगे 100, 3 से गुणा करोगे 150, 4 से गुणा करोगे 200 और 5 से गुणा करोगे 250। सातवां क्वेश्चन है नेक्स्ट, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। अभाज्य संख्या का डिफिनीशन पिछले वीडियो में बताया जा चुका है कि अभाज्य संख्या होता क्या है। ठीक है, तो एक न तो अभाज्य है न भाज्य है, उसके बाद दो ही सबसे छोटी संख्या अभाज्य संख्या है। ठीक है, 2 के बाद 3 अभाज्य संख्या होता है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या बोला जाएगा तो 2 है। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं सम अभाज्य संख्या बताओ। 8वां क्वेश्चन है कि सम अभाज्य संख्या बताएं। तो सम अभाज्य संख्या भी 2 है। एक ही अभाज्य संख्या है जो कि सम है, वो है 2। इसके अलावा जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती है वो विषम होती हैं, ये आपको नोट कर लेना है। ठीक है, नोट कर लेना है कि इसके अलावा 2 के अलावा जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं सभी विषम हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां, 3 अभाज्य युग्म का उदाहरण दे। देखो, अभाज्य युग्म किसे कहते हैं, 2 अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर अगर 2 हो तो उसे अभाज्य युग्म या ट्विंस प्राइम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे देखो 11 और 13, दोनों से माइनस करोगे 13 में से 11 तो 2 आएगा, 17 19, इसमें 19 में से 17 घटाओगे तो 2 आएगा, 31 29, इसमें 31 से 29 घटाओगे तो 2 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि अभाज्य युग्म उसे कहते हैं कि दोनों अभाज्य संख्याओं के बीच का डिफरेंस 2 हो। दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं कि दोनों अभाज्य संख्याओं के बीच में अगर कोई भाज्य संख्या आता है तो उसे अभाज्य युग्म बोलते हैं। जैसे यहाँ पर 11 और 13 के बीच में 12 आएगा जो कि एक भाज्य संख्या है, तथा इन 11 और 13 संख्या को हम लोग अभाज्य युग्म बोलते हैं।
ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या का डिफिनीशन मैं पिछले वीडियो में अच्छा से बता चुका हूँ। यहाँ पर देखो, अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी से न कटे। तो यहाँ पे 23 और 31 ऐसा संख्या है जो एक और स्वयं से कटेगा, 23 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। 31 भी एक और 31 से कटेगा और किसी भी संख्या से पूरी पूरी विभाजित नहीं होगा, अतः ये अभाज्य संख्या है। क्वेश्चन नंबर 11, सबसे छोटी संपूर्ण संख्या बताओ। संपूर्ण संख्या उसे कहते हैं जिसमें एक और स्वयं के अलावा, मतलब दो से ज्यादा उसके गुणनखंड हो। तो यहाँ पे गुणनखंड जब 4 का निकालेंगे तो 1, 2 और 4 आएगा, मतलब ये दो से ज्यादा इसके गुणनखंड है, तो वैसी संख्या को संयुक्त संख्या कहते हैं। यह डिफिनीशन पूरा पिछले वीडियो में दिया हुआ है। तो अतः सबसे छोटी संख्या 4 है, ठीक है, इससे छोटी कोई भी संख्या नहीं है जो कि संयुक्त है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12, 100 से कम 5 क्रमागत संयुक्त संख्याएं लिखिए जिनके बीच कोई अभाज्य संख्या न हो। तो 100 से कम 5 क्रमागत संयुक्त संख्याएं जिनके बीच कोई अभाज्य संख्या न हो। अब 24, 25, 26, 27, 28 इनके बीच में कोई अभाज्य संख्या नहीं, ये लिख सकते हो, या 32, 33, 34, 35, 36 ये लिख सकते हो, इनके बीच में भी कोई अभाज्य संख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 5 है, यदि वह संख्या 150 और 200 के बीच में हो तो वह संयुक्त होगी अथवा अभाज्य। देखो, इस संख्या में सिर्फ इकाई के स्थान का अंक बता रहा है और बता रहा है कि वह 150 और 200 के बीच में, तो वह या तो 155 हो सकता है, नहीं तो 165 हो सकता है, नहीं तो 175 हो सकता है, नहीं तो 185 हो सकता है, और नहीं तो 195 हो सकता है। तो ऐसा कोई भी संख्या होगा तो वह संयुक्त संख्या होगा, क्योंकि अभाज्य संख्या का प्रॉपर्टी है कि वह एक और स्वयं के अलावा किसी और से नहीं कटे। यहाँ पर इकाई के स्थान पे 5 है, तो अतः यह 5 से भी डिविजिबल होगा, 5 से भी विभाजित होगा, तो यह संयुक्त संख्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, 10 से बड़ी किसी संख्या के अभाज्य होने के लिए उसके इकाई के स्थान पे कौन कौन से अंक हो सकते हैं? तो 10 से बड़ी 11 एक अभाज्य संख्या है, उसके इकाई के स्थान पर 1 है। उससे बड़ा लेंगे तो 13 एक अभाज्य संख्या जिसके इकाई के स्थान पर 3 है। 17 अभाज्य संख्या जो कि इकाई के स्थान पर 7 है, और 19 अभाज्य संख्या जिसके इकाई का स्थान पे 9 है। ऐसे आप चेक करोगे तो यही 1, 3, 7, 9 वाले ही जो इकाई के स्थान पे अंक है वही अभाज्य संख्या होंगे। 15, क्या कोई ऐसी भी संख्या है जिसका कोई गुणनखंड न हो? नहीं, ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसका कोई गुणनखंड न हो। कोई भी संख्या या तो अभाज्य होगी, नहीं तो संयुक्त होगी, नहीं तो कोई भी संख्या है तो उसका कोई ना कोई या तो एक या स्वयं उसका गुणनखंड होता है। तो इसलिए कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसका कोई भी गुणनखंड न हो। क्वेश्चन नंबर 16, 1 और 100 के बीच सिर्फ 2 संपूर्ण संख्याएं, वे कौन कौन सी है? तो संपूर्ण संख्या का हम लोग डिफिनीशन देखे हुए हैं कि अगर हम उसका गुणनखंड निकालते हैं तो गुणनखंड का योग उसके दुगुना आएगा। जैसे 6, यहाँ पे 100 के 1 और 100 के बीच में 2 संयुक्त संख्या 6 है, तो 6 की गुणनखंड निकालेगा तो 1, 2, 3 और 6, इन सबको जोड़ो, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 6, ये जोड़ने पर 12 आएगा। तो ये 6 का दुगुना है, इसलिए इसको संपूर्ण संख्या बोलते हैं। वैसे 28 के गुणनखंड निकालोगे तो 1, 2, 4, 7, 14, 28 आएगा। इन सबको जोड़ने पर 1, 2, 3, 4, 7, 7, 14, 14, 28 और 28 56, जो कि 56 जो है इस 28 के दोगुना है, इसलिए ऐसी संख्या को संपूर्ण संख्या बोलते हैं। संपूर्ण संख्या का डिफिनीशन पूरा पिछले वीडियो में दिया जा चुका है, ठीक है, आ रहा है समझ। चलते हैं अगला क्वेश्चन, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में प्रत्येक संख्या को 2 विषम अभाज्य संख्या के योग के रूप में लिखें, ठीक है। तो 2 विषम, पहला है 32, 32 को 2 भागों में बांटना है जो कि दोनों विषम अभाज्य हो। तो एक 13 होगा, दूसरा 19 होगा, ये दोनों अभाज्य संख्या और विषम संख्या भी है, दोनों को जोड़ोगे तो 32 आ जाएगा। दूसरा 40, 40 को भी 2 विषम अभाज्य में तोड़ना है, तो एक 17 हो गया और एक दूसरा 23 हो गया, दोनों को जोड़ोगे 40 आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है 56, तो 56 में भी हम तोड़ेंगे तो 13 और 43, ये दोनों विषम अभाज्य संख्या है, दोनों को जोड़ने पर तुमको 56 आ जाएगा। चौथा कह रहा है 80, 80 में भी तुम
दो भागों में बांटेंगे हम लोग तो 37 और 43 आएगा, दोनों अभाज्य संख्या है और दोनों जोड़ने पर पांचवा क्वेश्चन है 100 दिया है पांचवा में, तो 100 को भी हम तोड़ते हैं तो एक 47 हो गया, दूसरा 53 हो गया, दोनों को जोड़ने पे 100 आएगा और दोनों ये विषम संख्या है और दोनों अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो ये 17 नंबर क्वेश्चन था। 18 16 से छोटी सभी अभाज्य और संयुक्त संख्याएं अलग अलग लिखिए। तो अभाज्य संख्या हम जानते हैं जो स्वयं और एक के अलावा किसी से नहीं कटे, तो 16 से छोटी लिखना है तो लिख देंगे 2 3 5 7 11 और 13। ठीक है, अभाज्य संख्या पता ही है आपको। और फिर कह रहा 16 से छोटी संयुक्त संख्या, तो संयुक्त संख्या जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो उसको संयुक्त संख्या बोलते हैं। तो सबसे छोटी संयुक्त संख्या हम लोग देखेंगे थे 4 है, तो 4, इसके बाद 6 है, 6 8 9 10 12 14 और 16 से कम छोटी लिखना है तो 15। ये हो गया 16 से छोटी संयुक्त संख्या। ठीक है, ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये संयुक्त संख्या नीचे वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, क्या 1729 अभाज्य संख्या है? नहीं, 1729 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 13 से यह पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। 13 से आप भाग दोगे 1729 में तो यह पूरी पूरी कट जाता है। अभाज्य संख्या की परिभाषा है कि एक और स्वयं के अलावा किसी से भी नहीं कटे, जबकि 1729 13 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, इसलिए यह अभाज्य संख्या नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में जो सत्य है उस पे टिक का निशान लगाना है और जो गलत है उसके आगे क्रॉस का निशान लगाना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है वह संख्या जिसका केवल एक अपवर्तक होता है वह संख्या 1 है। हाँ, ऐसा अपवर्तक गुणनखंड को बोलते हैं, तो एक ऐसा संख्या जिसका केवल एक ही अपवर्तक होता है। ठीक है, तो ये बात सही है। दूसरा, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है। हाँ, ये भी बात सही है कि एक ही सम संख्या अभाज्य संख्या है, वो भी 2 है। ठीक है, ये पहले भी क्वेश्चन में हम लोग कर चुके हैं कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है, तो ये भी बात सही है। तो टिक का निशान कर दिया। तीसरा क्वेश्चन, सबसे छोटी संयुक्त संख्या 6 है, तो तीसरा क्वेश्चन गलत है, क्योंकि सबसे छोटी संयुक्त संख्या 4 होता है। हम लोग देखे थे 6 नहीं होता है, तो ये सबसे छोटी संयुक्त संख्या 4 है, इसलिए तीसरा गलत है। चौथा, दो अभाज्य संख्याओं का योग सम होता है, तो दो अभाज्य संख्या ले लेते हैं, 2 और 3, दोनों को सम करो तो 2 और 3 कितना हो जा रहा है 5, जो कि विषम है। ये क्या है? विषम है। तो दो अभाज्य संख्याओं का योग हमेशा सम नहीं होता है, इसलिए चौथा गलत है। अब चलते हैं पांचवा के पास। 2 को छोड़कर किन्हीं भी दो अभाज्य संख्याओं का योगफल सम होता है। हाँ, 2 को छोड़कर किसी भी दो संख्या ले लो, अभाज्य संख्या 3 और 5 ले लिए, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 8 आएगा, जो कि सम है। ठीक है, तो 2 को छोड़ के किन्हीं भी दो अभाज्य संख्या लोगे, क्योंकि 2 ही एक सम संख्या है, बाकी सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है। तो जब दो विषम संख्याओं को जोड़ते हैं तो सम संख्या आता है, इसलिए ये 2 को छोड़कर किन्हीं भी दो अभाज्य संख्या का योगफल सम होता है, ये सही है पांचवा। ठीक है, अब चलते हैं छठवा, सभी सम संख्याएं संयुक्त संख्या है। नहीं, सभी सम संख्याएं संयुक्त संख्या नहीं है। सम संख्या 2 एक ऐसी सम संख्या है जो संयुक्त नहीं है, अभाज्य है। ठीक है, हम लोग देखे हुए हैं कि 2 सम संख्या है लेकिन अभाज्य है। ठीक है, इसीलिए छठा गलत है, क्रॉस का निशान दे दिए। सातवां, 3 विषम संख्याओं का योगफल विषम होता है। 3 विषम संख्या ले लो, कोई भी 3 जोड़ 5 जोड़ 7, और इनको जोड़ोगे 7 5 12 12 और 3 15, तो विषम ही आएगा। कोई भी आप ले लो, 3 विषम संख्याओं का योग विषम ही होता है, तो सातवां सही है। ठीक है, उसके बाद आते हैं आठवां, 2 सम संख्याओं का योगफल सदैव सम संख्या होती है। हाँ, कोई भी संख्या ले लो, 14 सम संख्या जोड़ 16, कोई भी दो संख्या लोगे, 6 4 10, 1 1 2 1 3 30 हो गया। ठीक है, तो ये सम संख्या है। तो कोई भी दो संख्याओं को जोड़ने पर हमेशा सम संख्या प्राप्त होती है। दो सम संख्याओं को जोड़ने पर हमेशा सदैव सम संख्या प्राप्त होती है, ये बात सही है, तो ये हम लोग टिक कर दिए। ठीक है, ये रहा हम लोगों का चैप्टर 3.1। अब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में 3.2। थैंक यू क्लास।